प्यारे छात्रों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत, अवकल समीकरण के अंतर्गत हम लोग अभी तक जो पढ़े, अवकल समीकरण की घात क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण किसे कहते हैं। फिर यदि किसी वक्र का समीकरण दिया हुआ हो तो हम अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, उसके आगे कि यदि अवकल समीकरण दिया हुआ है तो उसको हम हल कैसे करेंगे। ठीक, दो तरह का था, एक तो साधारण हल था, दूसरा था कि एक विशिष्ट प्रतिबंधों के अंतर्गत उसका हल करना। अवकल समीकरण के अंतर्गत हम लोग जो मेथड पढ़े, पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जिसमें हम एक्स का पूरा पद एक साथ वाई का पूरा एक साथ लिख करके और डी वाई के साथ केवल वाई वाला पद और डी एक्स के साथ केवल एक्स वाला पद लिख करके समाकलन करते थे। समघातीय अवकल समीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है कि नहीं है। यदि समघाती है तो वाई बराबर वी एक्स रख करके फिर उसको हल करने के बाद उसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड के द्वारा, चरों के पृथक्करणीय द्वारा हल करते थे। तीसरा मेथड था कि अवकल समीकरण का जो तीसरा था वो था रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण के अंतर्गत हम लोग दो प्रकार के रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन किए। यहाँ भी उसी से संबंधित आज का टर्म अवकल समीकरण से संबंधित अंतिम क्लास है। इसके अंतर्गत हम लोग रैखिक अवकल समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न और विविध प्रश्नावली में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हुए हैं उसको हल करेंगे। ठीक, तो रैखिक अवकल समीकरण जैसा कि बताया गया कि दो प्रकार का होता है। एक इस डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू लीनियर इन वाई, यह वाई में रैखिक है। जहाँ क्या है, जहाँ पी और क्यू या तो अचर पद हैं या केवल एक्स के फलन हैं। नंबर दो क्या था, डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू लीनियर, इसको कहा था एक्स में रैखिक है, जहाँ पी और क्यू या तो अचर है या वाई के फलन। दिए हुए समीकरण को इन किन्हीं दोनों में से यदि किसी में बदला जा सके, पहले प्रयास करते हैं कि देखते हैं कि दिया हुआ समीकरण वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ होमोजीनियस अवकल रैखिक होमोजीनियस अवकल समीकरण है कि नहीं है। फिर दोनों नहीं है, फिर देखते हैं क्या दिए हुए समीकरण को, अवकल समीकरण को हम रैखिक अवकल समीकरण कि इन दोनों में से किसी एक रूप में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद हम हल करते हैं। जैसे NCERT प्रश्न 906 का 10वां प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा 2010 में पूछा भी गया है। तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड द्वारा भी नहीं कर पाएंगे। रैखिक अवकल होमोजीनियस समघातीय अवकल समीकरण है नहीं है। इसका मतलब कि कहीं न कहीं दिया हुआ अवकल समीकरण जो है इन्हीं दोनों रूपों में से किसी एक में बदला जाएगा। तो यदि हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लें हो जाएगा 1/, तो यह इस रूप में नहीं आ रहा है। दूसरे रूप में हम देखें तो हम कर क्या दिए कि देखिए एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा डी एक्स बटा डी वाई हो जाएगा, या डी एक्स बटा डी वाई माइनस एक्स बराबर वाई हो गया। देखिए या क्या, और यह जो इस रूप में है, देखिए डी एक्स बटा डी वाई माइनस एक्स बराबर जो क्या है एक्स में क्या है रैखिक है। अब हम यहाँ तुलना कर लेते हैं, पी का मान 1 है, क्यू का मान वाई है। जानते हैं कि इस स्थिति में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई बराबर पी डी वाई होता है, हो गया ई माइनस 1 डी वाई, ई माइनस वाई हो जाएगा, और क्यू बराबर यहाँ वाई लिखा हुआ है। ठीक, हल क्या होता है, एक्स गुड़े आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, यहाँ लिख लिया गया है कि यहाँ पे। ठीक, ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में समाकलन है, तो हम खंड से समाकलन द्वारा इसको हल करेंगे। एक्स वाई हो गया या वाई हो गया, वाई पहला फलन ले लेंगे, वाई को पहला फलन और ई पर माइनस वाई को दूसरा फलन लेके, पहला फलन बाहर, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले फलन का अवकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन प्लस सी। ठीक, ई पावर माइनस वाई का समाकलन क्या होगा, माइनस ई पावर वाई, माइनस लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ देखिए माइनस था
और ई पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए हो गया, प्लस वाई का अवकलन 1 ई पावर माइनस वाई डिवाइड सी हो गया एक्स ई पावर माइनस वाई ई पावर माइनस वाई और ई पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा प्लस सी, ये हो गया। और ई पावर माइनस वाई से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ 13वां उसी 9.6 का एनसीईआरटी का 13वां प्रश्न है, कह रहा है इसको हल करिए। कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसको हल करना है। कंडीशन दिया हुआ है कि y बराबर 0 है जब x का मान क्या है π/3 है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ अवकल समीकरण लिख लिए, dy dx बराबर इतना हो गया। इस समीकरण से तुलना हम कर लेंगे, p का मान हो गया 2 tan x, q का मान हो गया sin x, ये हो गया e p dx होता है तो 2 tan x dx, 2 बाहर हो गया, tan x का क्या होता है log mod of sec x, और वही वर्ग हो जाएगा लॉगरिथम के गुण के अनुसार हमेशा धनात्मक होगा, और ई पावर log ई सेक स्क्वायर, क्योंकि दोनों का आधार समान है यहाँ, हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब हल निकालना है तो हम जानते हैं कि हल क्या हो जाएगा, y गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स प्लस सी। y हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, q का मान कितना है साइन एक्स है, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ q आई एफ है, q गुणे आई एफ छूट गया है यहाँ पे, q गुणे आई एफ, q गुणे आई एफ, q का मान क्या है साइन एक्स है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सी है। ठीक, हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर ना हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स प्लस सी, ये इसको समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब जब विशिष्ट कंडीशन दिया हुआ होता है, इसका मतलब कि उस प्रतिबंध के अंतर्गत हमको सी का मान ज्ञात करना होता है। तो कह रहा है कि जब x बराबर π/3 है तो y का मान 0 है। देखिए y बराबर हो जाएगा 0 सेक स्क्वायर π/3 सेक एक्स π/3 प्लस सी, 0 गुणे 0 हो जाएगा, सेक π/3 का मान 2 होता है, सी बराबर हो गया -2, सी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट में इसको हमने काश में बदल दिया है, यही आंसर होगा। ठीक, कुछ प्रश्न और है जो कि वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित है, ये 9.6 का ही है। कह रहा है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाला वक्र, देखिए यह कंडीशन दिया हुआ है कि जो वक्र आएगा, क्योंकि जब हम अवकल समीकरण को हल करते हैं फाइनल जब दे देते हैं तो जहाँ तक हल आता है वह कहीं न कहीं किसी वक्र के कुल का समीकरण होता है। ठीक, और उसमें सी रहता है, और जब कंडीशन दे देता है कि वक्र कहीं किसी बिंदु से होकर जा रहा है, इसका मतलब कि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि सी का मान ज्ञात करके रखा जाए। तो बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। ये तो आप जानते हैं कि यदि कोई वक्र है y बराबर, कोई भी वक्र हो y बराबर f(x) हो और उस वक्र पर कोई बिंदु है x y, तो वक्र के किसी बिंदु x, y पर वक्र के किसी बिंदु, ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है, तो वक्र के किसी बिंदु x, y पर प्रवणता क्या होती है dy/dx होती है। इसी का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि किसी बिंदु x, y पर ये वक्र जो है कहाँ है, वक्र पे ही है ये बिंदु, कि वक्र की प्रवणता कह रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ पे स्पर्श देखिए, तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु x, y पर वक्र के किसी बिंदु x, y पर, यहाँ लिख देंगे वक्र के किसी बिंदु x, y पर यह होगा स्पर्श रेखा। जानते हैं कि किसी बिंदु वक्र के किसी बिंदु x, y पर
स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, डी बाई डी एक्स होती है। ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, डी बाई डी एक्स होती है। इसको आप संशोधन कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे। हम जानते हैं कि वक्र के किसी बिंदु एक्स कामा वाई पर, यहाँ वक्र नहीं रहेगा, स्पर्श रेखा की प्रवणता डी बाई डी एक्स होती है। ठीक, अब कह रहा है कि उस बिंदु पर, मतलब एक्स कामा वाई पर निर्देशांकों का योग, देखिए निर्देशांकों का योग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कह रहा है यह जो वक्र की प्रवणता है उस बिंदु पर, निर्देशांकों का योग वक्र की प्रवणता से क्या है, 5 ज़्यादा है। इसका मतलब कि वक्र की प्रवणता में यदि हम 5 जोड़ देंगे तो निर्देशांकों के योग के बराबर हो जाएगा। यही कह रहा है कि निर्देशांकों का योग वक्र की प्रवणता, उस बिंदु पर वक्र के स्पर्श रेखा की प्रवणता से क्या है, 5 ज़्यादा है। इसका मतलब एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम उसको रैखिक अवकल समीकरण के रूप में लिख लेंगे। इसको ऐसे लिख लिया गया, डी बाई डी एक्स, वाई को पक्षांतर कर दिया, माइनस वाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 5। देखिए ये आ गया, यह वाई में रैखिक है। पी का मान तुलना कर लेंगे, पी का मान -1 हो जाएगा और क्यू का मान हो जाएगा एक्स माइनस 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ वक्र नहीं रहेगा, ये रहेगा स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, ई पावर माइनस एक्स आ गया। हम जानते हैं यहाँ फिर देखिए क्यू डी एक्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा क्यू गुणे आई एफ डी एक्स। ये होता है वाई गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणे क्यू डी एक्स प्लस, ये होता है, यहाँ आई एफ छूट गया। ठीक, यहाँ आई एफ लिख देंगे, वाई गुणे आई एफ का मान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रख दिया गया है, क्यू का मान है एक्स माइनस 5, आई एफ का मान है यहाँ पे ई पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक, अलग अलग कर लेंगे इसको, दायां पक्ष को, ऐसे आ गया। देखिए इसका जो है हम खंड से समाकलन द्वारा समाकलन कर लेंगे और लास्ट में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आ जा रहा है, यहाँ ये आ रहा है, ये हो गया वक्र का समीकरण। कंडीशन दिया हुआ है कि अब वक्र कहाँ से होके जाता है, बिंदु 0,2 से होके जाता है। कहाँ से जाता है, 0,2 से होके जाता है। इसलिए इस समीकरण में क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देंगे और y बराबर 2 रख देंगे। x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर c का मान हमारा आ जाता है -2, c बराबर -2, c बराबर आ जाएगा -2। ठीक, c बराबर -2 रख देंगे तो हम वक्र का समीकरण हमको मिल जाता है, यही आंसर हो जाएगा नीचे। ठीक, जो इसमें संशोधन करना था उसको संशोधन कर लीजिएगा। अब विविध प्रश्नावली से संबंध देखा था, यहाँ विविध प्रश्नावली आ गया, ये विविध प्रश्नावली संबंधित। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्य, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का समीकरण ज्ञात करिए। देखिए ऐसे प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। मतलब वह प्रथम चतुर्थांश में है और दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। फिगर बना हुआ है, एक्स अक्ष है, मान लिया गया वृत्त की त्रिज्या ए है। ठीक, मान लिया गया वृत्त की त्रिज्या ए है। चूँकि यह दोनों अक्षों का स्पर्श कर रहा है, देखिए तो केंद्र से यह स्पर्श कर रहा है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या के बराबर होती है और लंब भी होती है उस पर। ठीक, इसका मतलब ए डिस्टेंस ए हो जाएगा। वाई एक्स, देखिए वाई एक्स को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है और त्रिज्या के बराबर होती है। इसका मतलब यह डिस्टेंस भी ए हो जाएगा और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगा। चूँकि हमने माना हुआ है वृत्त की त्रिज्या ए है, तो डिस्टेंस ए और ए, और चूँकि यह डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस ए है, इसे केंद्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए कामा ए हो जाएगा। अब चूँकि वृत्त का केंद्र मालूम हो गया ए कामा ए और त्रिज्या मालूम हो गई है, वृत्त का केंद्र ए कामा ए और त्रिज्या है, अतः वृत्त का समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर।
केंद्र का निशांक क्या होता है, एच कामा के, ऐसे होता है। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर यहाँ 1 मान लीजिए, इसको हल कर लेंगे, इसका दूसरा रूप है समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 का हम क्या करें, अब देखिए चूंकि इसमें एक चर है, पहले ही बताया गया था कि अवकल समीकरण कैसे बनाते हैं। इसका मतलब कि चूँकि एक अवकल समीकरण है, एक ही अचर पद है, इसका मतलब वह उस अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वह एक कोटि क्या होगा। ये दो अवकल समीकरण होता है तो दो कोटि की होती है। यदि एक अवकल समीकरण होता है तो दिए गए हम समीकरण को केवल एक बार हम अवकलन करके अचर का मान निकाल करके दिए हुए समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण नंबर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन यहाँ देखिए किया गया है और अवकलन करके यहाँ a का मान निकाले। y डैश बराबर होता है, आप जानते ही हैं, dy/dx होता है। और a का मान हम कहाँ रखे हैं, समीकरण 1 में रख दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आध प्रश्न और देख लीजिए, 2017 में शायद आया हुआ, अभी प्रश्नावली का भी है, 2017 में आया बोर्ड परीक्षा में। कार्य इस अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात करिए यदि y बराबर 1 क्या है, जब x का मान 0 है तो y का मान क्या है। तो दिए हुए समीकरण को हम या तो वेरिएबल सेपरेबल या होमोजीनियस या लीनियर इक्वेशन की विधि द्वारा हल करेंगे। तो अब न तो वेरिएबल सेपरेबल से होगा न तो होमोजीनियस से होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए दिए हुए अवकल समीकरण को लिख लिए हैं, इसको ऐसे लिख लिया पक्षांतर करके। पक्षांतर करने के बाद देखिए सॉरी ये आ गया। ठीक, तो सबसे पहला काम होता है कि हम ये देख लें कि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड से होगा कि नहीं होगा। मतलब x वाला पद dx के साथ हो जाए, y के साथ dy वाला पद हो जाए। पक्षांतर करने के बाद देखिए y वाला पद dy के साथ आ जा रहा है और x वाला पद dx के साथ आ जा रहा है। आ गया, इसको ऐसे लिख लिया गया है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। समाकलन कर दिया गया है। ठीक, और जब समाकलन करते ऐड कर लेते हैं अचर पद, यहाँ से लिख लिया गया है। इसका सीधे 1/1 + y² का हो जाएगा tan इनवर्स y dy। ठीक है, यहाँ e पावर x e पावर 2x को लिखा सकता है 1 + e पावर x का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए e पावर x बराबर हम t मान लिए तो जगह e पावर x dx बराबर हो जाएगा dt, मतलब a आ गया। tan इनवर्स y हो गया, इसका हो जाएगा tan इनवर्स t बराबर हो गया c। ये हो गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t का मान रख देंगे, tan इनवर्स e पावर x बराबर हो गया c। कंडीशन दिया हुआ है कि x का मान जब 0 है तो y का मान 1 है। तो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 0 और y बराबर 1 रख देंगे। देखिए y बराबर हो गया 1, ठीक, और x का मान हो गया 0 और e पे पावर 0 का मान कितना होता है 1। ये इसका भी मान आ गया tan इनवर्स 1, इसका भी मान हो गया tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 बराबर किसके बराबर होता है π/4 के। तो हाँ tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 1 बराबर c हो गया। c बराबर हो गया 2 tan इनवर्स 1, ये हो गया 2 गुणे tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, तो 2 गुणे π/4 हो गया, ये बराबर हो गया π/2। अब c का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो ये आ जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, ये अलग से ही प्रश्न है, ये भी 2018 में पूछा गया था, ये एनसीईआरटी का नहीं। ये कह रहा है कि इस अवकल समीकरण को हल करिए, इस अवकल को समीकरण को हल करिए। तो देखने से तो ही लग रहा है, यह देखने से लग रहा है कि यह तो न तो वेरिएबल सेपरेबल से हो पाएगा, होमोजीनियस है नहीं, लीनियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन है कहीं न कहीं इसी मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि देखा जाए कि क्या तीनों किसी एक में से इस पूरे अवकल समीकरण को हम परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं है, तीनों प्रकारों में से। तो सबसे पहले दिया गया अवकल समीकरण देखिए लिख लिया गया है, हो गया tan y dy हो गया। अब sin c + sin d का फार्मूला लगा दें, sin c + sin d का फार्मूला हो जाएगा 2 sin c + d, तो c की जगह पे हो जाएगा और d की जगह पे 2 sin c + d/2 cos c - d, मतलब इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे 2/2।
ये हो गया tan y dy बाई डी एक्स, ये हो गया 2 sin x cos y। ठीक, अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल हैं उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। डी वाई वाला पद y के साथ और x वाला पद डी एक्स के साथ कर सकते हैं। देखो क्या tan y डी वाई, यहाँ cos y है, इधर आएगा तो 1/cos y dy हो जाएगा। ये हो गया 2 sin x, यहाँ हो गया tan y 1/cos y sec y, ये हो गया dy, यहाँ हो गया 2 sin x dx। अब देखिए y वाला पूरा का पूरा पद dy के साथ, x वाला पद पूरा का पूरा dx के साथ हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम समाकलन कर देंगे। ये समाकलन कर दिया गया है, ऐसे आ गया sec y tan y क्या हो जाएगा, sec y हो जाएगा, 2 हो जाएगा, sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस c, sec y बराबर हो गया -2 cos x प्लस c। तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में 3 ही विधि है, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर। तो कहीं न कहीं जो भी अवकल समीकरण दिया रहेगा इसी रूप में बदलना होगा, कहीं न कहीं तीनों में से एक। ठीक, तो इस प्रकार हम अवकल समीकरण की जो 3 विधियाँ हैं से संबंधित जितने भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, कम से कम एक प्रश्न तो अवश्य हल ही किया गया है, हल करके बताया भी गया है, समझाया भी गया है। अब आप प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों से संबंधित जो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी के बुक में, एग्जाम्पल में जो दिए हुए हैं, उन सभी को हल करेंगे। ठीक, और भी कोई किताब रखे हैं सहायक के रूप में, तो उससे भी संबंधित आप प्रश्न हल करेंगे। जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ज़्यादा समझ में भी आएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन से में कोई नंबर कटता भी नहीं है बोर्ड परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में डिफरेंशियल इक्वेशन आपके देखेंगे, यूपीटीयू में भी आता है, जेईई मेंस में भी आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, और यह प्रयास करिए कि जो भी बताया जा रहा है एक कॉपी बना करके उसको कहीं न कहीं हम नोट किए रहें, कि जिससे कभी भी कोई परीक्षा बोर्ड परीक्षा आती है तो उसको रिवीजन करने में हमको आसानी रहे। बाकी का जो टॉपिक है आगे के टर्न पर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।